Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we will learn class 7 geography chapter 3. The name of the chapter is Our Changing Earth. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. Yes, children, I am going to show you an activity so that you can understand how lithospheric plates are moving. Okay? तो आपको चीज़ें जो लेनी है वो मैं बता दूं. आप एक सॉसपैन में पानी ले लीजिए, लेकिन एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि आप अकेले इस एक्सपेरिमेंट को मत कीजिएगा, आप बड़ों के ऑब्जर्वेशन में कीजिएगा इसे. ठीक है? तो क्योंकि मैं ये एक्टिविटी घर पे ही करके दिखा रही हूँ आपको, इसीलिए आप एक सॉसपैन ले लीजिएगा और उसे आधा भर दीजिएगा पानी से और उसे बॉईल होने के लिए डाल दीजिएगा. ठीक है? इसे एक लिड से ढक दीजिएगा. ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें इसके लिए कलर्ड पेपर पैलेट्स की ज़रूरत होगी. हालांकि आप दूसरा भी पेपर ले सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि कलर्ड ही होना चाहिए. आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने फ़िलहाल वो लिया है. और आप देख पा रहे होंगे अभी इस एक्टिविटी में, यू कैन सी, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व. It is moving. Okay, so you will observe that the paper pellets is moving upward along with the warm layers of water and then sinks back along with the cooler layers of water. So the molten magma inside the earth moves in a similar manner. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बॉइलिंग वाटर है, अर्थ के नीचे का जो मॉल्टेन मैग्मा है उसका टेम्परेचर भी कुछ इसी तरह का होता है, बहुत अधिक टेम्परेचर होता है और इसी तरह से मॉल्टेन मैग्मा मूव करता है. और यही वजह है कि इस मूवमेंट की वजह से अर्थ के ऊपर ये जो पेपर पैलेट्स पड़े हुए हैं ये मूव करते हैं. ये शो करते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो किस तरह से मूव करती है. और यदि हम साल की बात करें कि तकरीबन एक साल में ये कितना मूव करती है, यू विल बी सरप्राइज दैट ओनली फ्यू millimeters it moves. So you will be surprised to know that these plates moves around very slowly, just a few millimeters each year. Okay? So ये एक एक्टिविटी है इस चैप्टर से रिलेटेड. एक और एक्टिविटी मैं अभी ही आपको करके दिखाऊंगी जो होगा रिलेटेड आपका अर्थक्वेक से. ओके? ये जो लिथोस्फेयर है, जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने इसके प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था कि अलग अलग स्फेयर होते हैं, जैसे हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, है ना, बायोस्फेयर. ठीक उसी तरह से लिथोस्फेरिक प्लेट जो है, जिसे कई बार हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स भी कह देते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं ये बहुत धीरे धीरे स्लोली मूव करते हैं. और यदि साल के हिसाब से हम लोग देखें तो प्रत्येक साल ये कुछ मिलीमीटर्स ही मूव करते हैं. और इसी वजह से हमें इसकी मूवमेंट समझ नहीं आ पाती कई बार कि ये मूव हो रहा है. ये मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर में जो मैग्मा है, मॉल्टेन मैग्मा कहते हैं जिसे, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. जैसे मैंने एक्टिविटी में आपको दिखाया है कि बॉइलिंग वाटर जो है उसी तरह का टेम्परेचर जो है वो मॉल्टेन मैग्मा का होता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होती है. अब सवाल उठता है कि ये मूवमेंट क्या होता है और कितने तरह का होता है. तो मैं आपको बताऊं कि ये मूवमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं. ठीक है? अर्थ मूवमेंट कहते हैं इसे. इस तरह का जो मूवमेंट मॉल्टेन मैग्मा की वजह से होता है उसे अर्थ्स मूवमेंट कहते हैं. और ये दो तरह के होते हैं. पहला है एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस.
एंडोजेनिक फोर्सेस, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स होता है, सो दीज फोर्सेस दैट वर्क्स इंटीरियर ऑफ द वर्ल्ड. सो एंडोजेनिक फोर्सेस वर्क इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस वर्क ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. और एंडोजेनिक फोर्स जो है उसे हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में. एक को डायस्ट्रॉफिक फोर्स कहते हैं और दूसरे को सडन फोर्स कहते हैं. डायस्ट्रॉफिक फोर्स जो है उसको फिर से हम अगले दो भागों में बांटेंगे, जिसे एक को एपिरोजेनिक और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग कहते हैं और दूसरे को ओरोजेनिक और माउंटेन बिल्डिंग कहते हैं. तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये जो डायस्ट्रॉफिक फोर्स है उसका जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स बने हैं. और जो ओरोजेनिक या फिर माउंटेन बिल्डिंग फोर्स जिसको कहते हैं, उसमें हमेशा ही टेंशन या कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से माउंटेन बना है. यहाँ तक हो गया, ये डायस्ट्रॉफिक फोर्स था. ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हिस्सा था सडन फोर्सेस, उससे क्या क्या होता है वो हम देखें कि सडन फोर्सेस से अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनोस होता है और लैंडस्लाइड्स होता है. ठीक है, यहाँ तक तो हो गया एंडोजेनिक फोर्सेस. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो अर्थ के इंटीरियर में काम करता है. ठीक है, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है इसको हम फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं. एक्सोजेनिक फोर्स में एक हो गया वेदरिंग में हो गया फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. ये हमारे इस चैप्टर में अभी नहीं है. हमारे इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो है इरोजनल और डिपोजिशनल. ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स के दो हिस्से हो गए, एक तो वेदरिंग और दूसरा इरोजनल एंड डिपोजिशनल, जिसमें कि इरोजन होता है और डिपॉजिट्स किए जाते हैं. इनसे नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं. तो इसमें क्या क्या काम होता है वो देखिए. इसमें किस तरह का चीज़ होता है वो देखिए कि इसमें आइस का वर्क होता है, रिवर वाटर का वर्क होता है, सी वेव्स का वर्क होता है, अंडरग्राउंड वाटर का वर्क होता है और इसके अलावा विंड का वर्क होता है. और इस तरीके से क्या होता है कि और इसकी वजह से क्या होता है कि धरती के ऊपर जो मेजर लैंड फॉर्म्स दिखते हैं वो इन्हीं वर्क्स की वजह से दिखते हैं. ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग. इस चैप्टर में हमें सडन फोर्सेस के बारे में पढ़ना है. एंडोजेनिक फोर्स का सडन फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स का इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, फिर से मैं बता दूं, देखिए अर्थ्स मूवमेंट के जो दो भाग हो गए, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स. उसमें एंडोजेनिक फोर्स का जो सडन मूवमेंट है, सडन फोर्स है, जिससे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. और एक्सोजेनिक फोर्सेस का जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क है, जिसमें आइस, रिवर वाटर, सी वेव्स, अंडरग्राउंड वाटर, विंड है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वॉल्केनो के बारे में. वॉल्केनो जो है उसमें आप देखेंगे इस पिक्चर में एक फ़ोटो है, यहाँ पे आपके बुक में फिगर 3.2 जो कि एक वॉल्केनो का फ़ोटो है. और उसमें है कि अ वॉल्केनो इज़ अ वेंट, यानी कि ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉल्केनो जो है वो अचानक हुआ मूवमेंट है. ठीक है, ये धीरे धीरे नहीं होता है. लाइक जैसे एपिरोजेनिक में था कि कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग का जो था, डायस्ट्रॉफिक का जो था, वो धीरे धीरे वाला मूवमेंट था. लेकिन ये जो मूवमेंट है ये अचानक से होता है. और इसमें क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट जो है उस पर एक ओपनिंग होती है, जिससे अंदर का जो मॉल्टेन मैग्मा है वो बाहर की तरफ निकलता है. आप पिक्चर में देख सकते हैं. मॉल्टेन मैग्मा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है. ठीक है, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स. जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव होता है तो जो उसका सरफेस है वो वाइब्रेट होता है. सो द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ. दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक.
So the second activity in this chapter that is related with earthquake, I am going to show you this activity. The things you required: take a container, fill it with water and close it with a lid. I have already taken and the water is boiling inside. Put the water to boil. Now put some peas. I don't have peas, so I am using chana. Okay, ठीक है. I have taken some lentils also. मसूर की दाल है, ठीक है. आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो. इसके बाद एक दो छोटा पेंसिल यदि आपके पास पड़ा हुआ हो तो वो ले सकते हो. एक दो स्पून आप ले सकते हो, ठीक है. और अब आप ध्यान देंगे कि किस तरह से ये चीज़ें मूव हो रही हैं, ठीक है. ये वाइब्रेट होती हैं. सो द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड ऑल्सो वाइब्रेट. एज द वाटर बॉइल्स द लिड बिगिन्स टू शेक. जैसे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा तेज़ी से, तो लिड जो है वो भी धीरे धीरे वाइब्रेट होगा. इसके बाद द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड ऑल्सो वाइब्रेट्स. जो चीज़ें हमने इसके ऊपर रखी हैं वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगी. द बीट्स रोल डाउन एंड द स्पून वाइब्रेट्स टू मेक अ साउंड. और आपको आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी इनके हिलने की. सो इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट्स व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स. यही चीज़ें होती हैं जब अर्थक्वेक आता है, तो ऊपर की जो बिल्डिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं ऊपर में, वो किस तरह से गिरती हैं वो शो करता है इसमें. और इसी तरह का मूवमेंट होता है जब अंदर का जो मॉल्टेन मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आता है, तो ऊपर की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है इस एक्टिविटी के थ्रू. सो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस. अर्थक्वेक के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे ये स्टार्ट होता है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस. तो जहाँ पे सबसे पहली बार ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे फोकस कहते हैं. और उसके बाद द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर. और फोकस के जस्ट ऊपर का जो हिस्सा होता है अर्थ के सरफेस पे, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं. वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. तो फोकस के जस्ट ऊपर का जो जगह है वो एपिसेंटर कहलाता है. और ये जो वाइब्रेशन होता है ये बाहर की तरफ होता है, एपिसेंटर से बाहर की तरफ, जिसे वेव्स कहते हैं, ठीक है. सबसे नज़दीक का जो एरिया होता है, एपिसेंटर के सबसे नज़दीक का जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा खतरे में होता है और वहाँ पे सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना होती है. ऑल्दो अर्थक्वेक्स cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. जाहिर सी बात है, क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो एक नेचुरल डिजास्टर है, तो इसे हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, यानी कि हम पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम पहले से बता नहीं सकते कि ठीक है अर्थक्वेक आने वाला है. लेकिन हम कुछ सावधानियों को बरत के इसके नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं, है ना. तो हमें कुछ तैयारियां ऐसी रखनी चाहिए, हमें कुछ चीज़ें ऐसी जाननी चाहिए ताकि हम अर्थक्वेक के लिए अपनी तैयारी रख सकें, ठीक है. सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर. फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस. कई बार होता है ऐसा, पहले के समय से हम लोग सुनते आए हैं कि अर्थक्वेक के तकनीकी रूप से तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जानवरों के हरकतों से हम ये समझ सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है, यानी कि जलजला आने वाला है, ठीक है. कैसे जान सकते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो मछलियां हैं वो सतह पे आ जाती हैं. तो ये एक ऐसा इंडिकेशन है जिसे देख के समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर उथल पुथल होने वाली है. इसके अलावा जो स्नेक्स हैं वो भी सरफेस पे आ जाते हैं, जो मछलियाँ होती हैं वो एजिटेटेड हो जाती हैं. इन सब से हम पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आ सकता है. तो हम बात कर रहे थे अर्थक्वेक के लिए तैयारी करने की. तो क्या क्या तैयारियां आप कर सकते हैं अर्थक्वेक के लिए, ये देखिए कि वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि यदि अर्थक्वेक
की भविष्यवाणी तो नहीं हो सकती, पर यदि अर्थक्वेक आ गया तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ढूंढना है सेफ स्पॉट, एक सुरक्षित जगह, ठीक है, अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। ठीक है, आप किचन काउंटर के अंदर या फिर किसी टेबल या डेस्क के अंदर का जगह तलाश सकते हैं, या फिर दीवार का जो कोना होता है, वॉल का जो कॉर्नर होता है, वो भी सेफ जगह समझी जाती है। दूसरा, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज एंड शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। कहा यह जा रहा है कि आपको जहां आग की जो जगह है ऐसे जगहों से दूर रहना चाहिए। चिमनी है यदि कहीं तो ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए, खिड़कियों दरवाजों से भी दूर होना चाहिए। इसके अलावा मिरर्स वगैरह है या कहीं बड़े बड़े पिक्चर फ्रेम टंगे हुए हैं तो भी उनसे दूरी बरतनी चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक आने से इन सब के गिरने की संभावना हो जाती है। तीसरा है बी प्रिपेयर्ड, यानी तैयार रहें। स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। कहने का मतलब है कि आप अवेयर रहें। मान लीजिए जलजला आया, मान लीजिए भूकंप आया, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, है ना, तो ऐसे में क्या करना है, मान लीजिए आप जिस बिल्डिंग में हैं तो ऐसा सिर्फ नहीं है कि आप निकल जाइए, ये तो भी आपने अपनी सुरक्षा की, बहुत अच्छी बात है, पर अपने साथ साथ अपने दोस्तों, अपने परिवार के और मेंबर, घर में और भी जितने लोग हैं सबको जल्दी जल्दी उठाना है कि भाई जल्दी उठो, बाहर चलो, भूकंप आ गया है या कि अर्थक्वेक आ गया है तो इससे बचना है। पड़ोसियों को जल्दी जल्दी फ़ोन करके बता दिया कि जल्दी से बिल्डिंग से बाहर हो जाइए। तो इस तरह से क्या है कि आप कॉन्फिडेंटली इस मुसीबत का, इस नेचुरल डिजास्टर का सामना कर सकते हैं। ठीक है, अब जब अर्थक्वेक की बात आती है तो हम वेव्स की बात जो कर रहे थे कि वेव्स जो है सर्कुलर मोशन में, मतलब अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं और सबसे नज़दीक का जो एरिया है वो सबसे अधिक नुकसानदेह का होता है। तो वेव्स जनरली अर्थक्वेक में जो होते हैं वो 3 तरह के वेव होते हैं। ठीक है, एक तो पी वेव्स कहते हैं जिसे हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ये जो वेव्स होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं इसे। दूसरा एस वेव्स होता है या फिर इसे सेकेंडरी वेव्स कहते हैं और ये ट्रांसवर्स होता है। तीसरा जो वेव है उसे एल वेव्स या फिर सरफेस वेव्स कहते हैं। कई बार इसे क्यू वेव भी कह दिया जाता है। और इसका नामकरण क्यों हुआ, एल वेव्स का नाम जो है वो एक्चुअली ऑगस्टस एडवर्ड हग लव, जिन्होंने इस वेव के बारे में प्रेडिक्शन किया था, उनके नाम पे ये रखा गया। जिन्होंने अर्थक्वेक में इस वेव के होने की संभावना व्यक्त की थी, प्रेडिक्ट किया था, उन्हीं के नाम के ऊपर एल वेव का नाम रखा गया, क्योंकि उनका पूरा नाम था ऑगस्टस एडवर्ड हग लव। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि अर्थक्वेक से बहुत नुकसान होता है ना। तो एक अर्थक्वेक को जो नापा जाता है, किस तरह से हम समझते हैं कि कौन सी मशीन यूज़ की जाती है अर्थक्वेक को नापने के लिए, तो बच्चों सिस्मोग्राफ कहते हैं ऐसे मशीन को जिससे कि अर्थक्वेक को मापा जाता है। सो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake. तो हमेशा कभी भी अर्थक्वेक जब आता है तो आपने लोगों को कहते सुना होगा, एक दूसरे से पूछते सुना होगा कि वो पूछते हैं अच्छा कितने रिक्टर स्केल पे आया था। तो रिक्टर स्केल से हम क्या मापते हैं, जैसे सिस्मोग्राफ से हम भूकंप को मापते हैं, वैसे ही रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, कि 2.0 यदि है तो ठीक है, वो कम है, उससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सा अर्थक्वेक 5.0 पे आया है या मोर देन 5.0 पे आया है, यानी जिसका रिक्टर स्केल 5.0 है, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और 6.0 मैग्नीट्यूड पे आने वाले को काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कहते हैं और 7.0 पे आने वाले को तो मेजर अर्थक्वेक की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद आपके बुक में अर्थक्वेक का एक केस स्टडी है जो कि
भुज के बारे में दिया गया है। ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। इसमें क्या करना है आपको कि रीड द अर्थक्वेक अ केस स्टडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइंस दैट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर आफ्टर द क्वेक, अरेंजिंग द इवेंट्स इन द राइट सीक्वेंस ऑफ देयर हैपनिंग। तो आपको इसमें पहले तो ये करना है कि ये जो हेडलाइन है, केस स्टडी जो है, इसमें हेडलाइंस दिए हुए हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में जो छपे थे, उनको पढ़ना है और फिर उसे अरेंज करना है सही सीक्वेंस में। ठीक है। इमेजिन इफ अ क्वेक सडनली शुक इन द मिडिल ऑफ द स्कूल डे, वेयर वुड यू गो फॉर सेफ्टी। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है कि यदि अचानक से आपके स्कूल में, जब आपका स्कूल चल रहा हो, उस समय यदि अर्थक्वेक आए तो आप किस जगह पे जाके खुद को सेफ महसूस करेंगे, आप सेफ्टी के लिए कहाँ पे जाएंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में करूँगी। अभी एक पार्ट में मैंने ये आपको करा दिया है और जो सेकंड पार्ट इसका बनेगा वो मेजर लैंड फॉर्म्स बनेगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।